Hello friends, very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home. So again welcome to current affairs lecture number 14. I hope you have gone through the all previous lectures of current affairs. Uh, please let me know in case of any doubts. And I hope you are uh, appearing for the weekly examination that is provided to you. सो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट वी विल स्टार्ट विद अ कोट दैट इज़ द प्राइज ऑफ सक्सेस इज़ हार्ड वर्क. अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है सो देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क. और यहाँ पे और एक चीज़ मैं जोड़ूंगा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 10 घंटे पढ़ना है और 10 घंटे कैसे पढ़ना है, देर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे. तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू अ केव आर्ट. तो रिसेंटली इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे पुराना माने जाने वाला केव आर्ट, जो गुफाओं में जो गुफा चित्र जिसे हम कहेंगे, तो उसको डिस्कवर किया गया, उसको ढूंढा गया है. सो रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट विच इज़ अ लाइफ साइज्ड पिक्चर ऑफ अ वाइल्ड पिग that was painted at least 45,500 years ago in Indonesia. देखिए लगभग 45,000 साल पहले वाइल्ड पिग का एक पिक्चर बनाया गया था एक गुफा के अंदर, जो कि ढूंढी गई है इंडोनेशिया में. ओके, देखिए आपको यहाँ पे स्लाइड पे आपको वो पिक्चर दिख रहा होगा. लोकेशन कहाँ की है? सो द पिक्चर वॉज फाउंड इन द लिएंग टेंडोंग केव इन अ रिमोट वैली ऑफ द आइलैंड ऑफ सुलावेसी, इंडोनेशिया. तो आपको ये याद रखना है, आइलैंड ऑफ सुलावेसी, इंडोनेशिया. सुलावेसी वाटी पिग पेंटिंग, इट डेट्स टू एटलीस्ट 45,500 years ago. It shows a pig with a short crest of upright hairs and a pair of horn-like facial warts in front of the eyes, a characteristic feature of adult male Sulawesi Vati pigs. तो देखिए इसी पेंटिंग्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. Sulawesi Vati pigs were the most commonly portrayed animal in the Ice Age rock art of the island, suggesting they have long been valued both as food and a focus of creative thinking and artistic expression. तो उस टाइम के जो भी लोग रहे होंगे उन लोगों के लिए वो फूड का काम भी करता था, एंड इट वाज द ओनली इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्टिक थॉट और क्रिएटिव थिंकिंग. तो ये माना जा रहा है, दिस इज एन अजम्पशन. Painted using red or pigment, the pig appears to be observing a fight or social interaction between the two other Varti pigs. ओके, तो एक पूरा वहाँ पे ये जो पिक्चर मिला है तो उसी से ये अजम्पशन आर्कियोलॉजिस्ट ने लगाया है. इसके पहले की जो प्रीवियस ओल्डेस्ट पेंटिंग जिसको माना जाता था वो कौन सी थी? सो द प्रीवियसली ओल्डेस्ट डेटेड रॉक आर्ट सीन एट लास्ट 44 years old was a depiction of a hybrid human animal beings hunting Sulawesi Varti pigs and dwarf bovids. It was discovered by the same research team at the nearby limestone केव साइट. तो वो भी सुलावासी आइलैंड पे ही मिली थी, इंडोनेशिया में ही मिली थी, बट इसको उससे भी पुराना, ओके, ये ऑलमोस्ट 45,500 years पुरानी ये वाटी पिग्स की जो पेंटिंग्स मिली है वो मानी जाती है. सम ऑफ द केव्स विद पेंटिंग्स इन इंडिया. तो इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी केव्स है जहाँ पे हमें गुफा चित्र या केव्स पेंटिंग ड्रॉ की हुई मिलेगी इन दी एंशिएंट एज. पहली अजंता केव्स, महाराष्ट्र. सो दिस केव इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. फेमस फ्रेस्को पेंटिंग्स ऑफ अजंता आर डाइंग प्रिंसेसेस, फ्लाइंग अप्सरा एंड प्रीचिंग बुद्धा. तो दीज आर सम ऑफ द फेमस केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स इन महाराष्ट्र. एलोरा caves, it is located in the औरंगाबाद district of महाराष्ट्र. अजंता एंड एलोरा caves आपने कई बार जोड़ी में इसका नाम सुना होगा. It is famous for the largest monolithic excavation in the world, the Great कैलासा. Next is Elephanta caves, जो कि अरेबियन सी में हमें देखने को मिलेगी. इट इज़ लोकेटेड ऑन एलिफेंटा आइलैंड इन मुंबई. देर आर 7 केव एक्सकेवेशंस इन द एलिफेंटा ग्रुप.
and next is Bhimbetka, which is in Madhya Pradesh. So it is located between Hoshangabad and Bhopal in the foothills of the Vindhya Mountains. It has one of the oldest paintings in India and the world. So these are some famous places where you can find cave paintings in India. तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. We already studied this in your art and culture subject. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंडियाज रिलेशंस विथ ओमान. सो रिसेंटली अ मीटिंग ऑफ द इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक कंसल्टेटिव ग्रुप, जिसको कहा जाता है IOSCG, was held with the first high-level official visit from Oman to India since the onset of COVID-19 पेंडेमिक. तो कोविड-19 के बाद पहली ऑन साइट विजिट जो हुई है वो किसकी हुई है? IOSCG. इन बिटवीन इंडिया और ओमान के बीच कोई भी फेस टू फेस मीटिंग्स नहीं हुई थी. और मैप में आपको ओमान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ऑन मैप वो आपको दिखाया जा रहा है, विच इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यहाँ से जब ओमान से आप राइट साइड जाओगे इन दी अरेबियन सी तो आपको सीधा क्या मिलेगा? गुजरात एंड मुंबई का कोस्ट लाइन आपको मिलता हुआ दिखेगा. पार्टनरशिप ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो पेंडेमिक के दौरान हमारी रिलेशनशिप कैसी रही उसको इवेल्युएट करने के लिए ये मीटिंग हुई थी. सो इंडिया अश्योर्ड असिस्टेंस टू ओमान इन इट्स रिक्वायरमेंट फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स. वी ऑलरेडी नो दैट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया है. एक जो वैक्सीन है, इंडिया हैज़ 2 वैक्सीन. एक वैक्सीन जो है दैट इज़ दी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन, तो वो इंडियन ओरिजिन की वैक्सीन है. दी अदर वैक्सीन इज़ ऑक्सफर्ड की जो वैक्सीन है उसको सीरम इंस्टीट्यूट ने इंडिया में उसको पार्टनरशिप करके वो इंडिया में सेल करेगी. तो इंडिया ने काफ़ी सारे उसके जो फ्रेंडली नेबर्स है या फ्रेंडली रिलेशन वाले जो कंट्रीज़ है जिनके साथ इंडिया की अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशन बने हुए हैं, उनको इंडिया ने ऑलरेडी अश्योरेंस दिलवाया है कि वी विल प्रोड्यूस अ सेपरेट lot of vaccines for you. So India assured assistance to Oman in its requirement for COVID-19 vaccines. India had also facilitated food and medical supplies to Oman during the pandemic. हमारा जो सागर मिशन है उसके अंडर में ओमान को ये सारी मदद पहुंचाई गई थी. Previously, both the countries have expressed satisfaction on the operationalization of the air bubble arrangement between the two countries during COVID-19. क्यों ऐसा किया गया? एयर बबल क्यों बनाया गया था? क्योंकि देर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा लिविंग इन ओमान. काफ़ी सारे इंडियन सिटीजन जो है वो जॉब की सर्च में ओमान में रुके हुए हैं और वो क्योंकि उनको असिस्टेंस की ज़रूरत थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, ड्यूरिंग दी कोविड सिचुएशन. इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था ओमान को कि हमारे जो इंडियन सिटीज़न हैं उनको एयरलिफ्ट करने के लिए वी नीड एन एयर बबल, और उसी के लिए ओमान ने उसकी परमिशन दी थी. और उसी टाइम से इंडिया और ओमान के बीच काफ़ी सारा जो एविएशन सेक्टर पूरा बंद पड़ा हुआ है, उसमें से देर आर फ्यू कंट्रीज़ के जो ये एयर बबल के थ्रू एविएशन सर्विस को कंटिन्यू कर रही है. इंडिया और ओमान उनमें से एक है. एयर बबल्स और ट्रैवल कॉरिडोर्स और ट्रैवल बबल्स आर सिस्टम्स एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू कंट्रीज दैट परसीव ईच अदर टू बी सेफ एंड अलाउ carriers of both the countries to fly passengers either way without any restrictions. Comprehensive review क्या हुआ? So both sides reviewed the entire spectrum of India-Oman relationship, including in political, energy, trade, investment, defense, security, space, mining, science and technology, culture and consular fields. तो ये सारे सेक्टर्स को रिव्यू किया गया. कहाँ कहाँ किसका क्या इन्वेस्टमेंट है, कौन से प्रोजेक्ट का क्या प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इवैल्यूएट किया गया. ओके, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन के साथ आपको इस टॉपिक को जोड़ना है. और याद रखिए कि आफ्टर 2014 मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ जो गल्फ़ नेशन है, चाहे वो UAE हो चाहे वो ओमान हो, सारे ही कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन है वो पहले से काफ़ी बेहतर होते हुए हमें दिखे हैं. बैकग्राउंड क्या है? सो द टू कंट्रीज़ अक्रॉस द अरेबियन सी आर लिंक्ड बाय ज्योग्राफी,
history and culture and enjoy warm and cordial relations which are attributed to historical maritime trade linkages। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैप में, राइट, कि जब अरेबियन सी के राइट साइड, ओमान के ईस्ट साइड जब आप जाओगे तो आपको सीधा सीधा गुजरात और मुंबई की कोस्ट लाइन मिलती हुई आपको दिखेगी। तो क्योंकि कम अंतर है और इन एंशियंट टाइम व्हेन देयर वाज नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओमान और इंडिया के बीच काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशन अरेबियन सी के थ्रू होते थे। While people to people contact between India and Oman can be tracked back to 5,000 years, diplomatic relations were established in 1955 after our independence, and the relationship was upgraded to strategic partnership in 2008। देखिए strategic partnership का मतलब क्या होता है कि दोनों ही कंट्रीज़ के एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो बढ़ाएंगे। ओमान हैज़ बीन अ की पिलर ऑफ इंडियाज़ वेस्ट एशिया पॉलिसी। ओके, और वेस्ट एशिया पॉलिसी में देखिए अफ्रीकन कंट्रीज़ तो आएंगे ही आएंगे, साथ साथ सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतर, यूएई, ये सारे कंट्रीज़ भी हमें आते हुए दिखेंगे। ईरान इराक के साथ हमारा ऑलरेडी अच्छे रिलेशन है, अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, राइट। सो ऑल दोज कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं। टर्की के साथ और मलेशिया के साथ कश्मीर के मुद्दे पर हमारे डिस्प्यूट्स हुए हैं, बट इंडिया ये नहीं चाहता कि उनके साथ रिलेशन बिगड़े। ओके, तो ये आपको याद रखना है। पॉलिटिकल रिलेशंस क्या है? सो विजिट्स एट द हाईएस्ट लेवल हैव बीन एक्सचेंज्ड फ्रीक्वेंटली बिटवीन इंडिया एंड ओमान। मिनिस्टीरियल लेवल विजिट्स हैव टेकन प्लेस रेगुलरली। द सल्तनत of Oman is a strategic partner of India in the Gulf and an important interlocutor at the Gulf Cooperation Council GCC, Arab League and Indian Ocean Rim Association fora। डिफेंस कोऑपरेशन क्या है? सो क्या क्या जॉइंट एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड ओमान? सो द मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस ऑफ बोथ कंट्रीज रिव्यू देयर रिलेशंस एनुअली अंडर द एजिस ऑफ जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमिटी मीटिंग। India and Oman conduct regular biannual bilateral exercises between all three services, be it आर्मी, be it एयरफोर्स, be it नेवी। आर्मी के एक्सरसाइज को क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है अल नाजा। एयरफोर्स एक्सरसाइज को क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है ईस्टर्न ब्रिज। और नेवल एक्सरसाइज को नाम दिया गया है नसीम अल बहार। Since 2008, Oman has been extending its support to Indian Navy's anti-piracy missions, and Indian naval ships are regularly welcomed by Oman for overseas deployments. ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई दूँ, ये तीन जो एक्सरसाइज है दोज आर बाई एनुअल एक्सरसाइजेस। सो हर 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होगी विथ अ प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस क्या है? सो इंडिया अकॉर्ड्स अ हाई प्रायोरिटी टू एक्सपैंडिंग इट्स इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज विद ओमान। इंस्टीट्यूशनल mechanisms like joint commission meetings and joint business council oversee economic cooperation between India and Oman. The bilateral trade and investment between India and Oman remain robust and buoyant. India is among Oman's top trading partners. Okay, for Oman, India was third largest source for its imports after UAE and China, and third largest market for its non-oil exports in 2018। तो देखिए ओमान के लिए इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट नॉन ऑयल मार्केट, मतलब ऑयल के सिवा की जो सारी चीज़ है उसके लिए भी ओमान को इंडिया की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मेजर आइटम्स ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू ओमान इंक्लूड mineral fuels, mineral oils and products of their distillation, boilers, machinery and mechanical appliances, articles of iron or steel, electrical machinery and equipment, textile and garments, chemicals, tea, coffee, spices, etc. etc. तो ये सारी चीज़ें इंडिया कहाँ पहुँचाता है? ओमान पहुँचाता है। मेन आइटम्स ऑफ इंडियाज़
imports from Oman include fertilizers, mineral fuels, mineral oils, and products of their distillation, bituminous substances, etc. Indian financial institutions such as the State Bank of India, public sector undertakings as Air India, LIC have presence in Oman. Indian companies have invested in Oman in sectors like iron and steel, cement, fertilizers and textiles. तो काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और कमर्शियल रिलेशन हमारे ओमान के साथ बने हुए हैं. एक्सेस टू ड्यूकम पोर्ट, तो ओमान ने इंडिया को ड्यूकम पोर्ट का एक्सेस भी दिया हुआ है. ओमान हैज़ अलाउड इंडिया इंक्लूडिंग इट्स नेवी एक्सेस टू इट्स ड्यूकम पोर्ट अबाउट 550 किलोमीटर साउथ टू द कैपिटल मस्कत. द पोर्ट ऑफ ड्यूकम SEZ इज earmarked to be the Indian Ocean's largest deep sea port. An agreement to develop Little India in Oman has been signed with between the two countries, India and Oman. तो ओमान में लिटिल इंडिया डेवलप करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे रहता है, कल्चरल कोऑपरेशन और इंडियन कम्युनिटी इन ओमान के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्यों ओमान इज़ नेसेसरी फॉर इंडिया और गल्फ रीजन में ओमान की इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कल्चरल इवेंट इन सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ जलीकट्टू. तो जलीकट्टू जो है दैट इज़ रिलेटेड टू तमिलनाडु. इफ़ यू गाइज रिमेंबर वी हैव इन 2020 वी हैव टॉक्ड अबाउट कंबाला इवेंट. जो कंबाला इवेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू कर्नाटका स्टेट. तो क्योंकि जलीकट्टू इट इज़ एन कल्चरल इवेंट, वहाँ पे उसको स्पोर्ट्स माना जाता है, बट क्योंकि ये स्पोर्ट्स एनिमल क्रूएल्टी के साथ जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था. टाइम टू टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी वोट बैंक को अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो बैन है उसके ऊपर अपने कमेंट्स देते रहते हैं और जो सेंटिमेंटल फीलिंग्स है लोगों की उसको भड़काते रहते हैं. ओके, सो एज द असेंबली पोल्स आर टू बी हेल्ड इन तमिलनाडु इन 2021, द पोंगल फेस्टिवल एंड जलीकट्टू, द ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट, हैव कॉट द अटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री. ओके, और जो पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है ऑन स्क्रीन उससे आपको आइडिया आ रहा होगा कि द स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज डीलिंग विद द एनिमल क्रूएल्टी. और इसी को बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि जैसे इंसानों को राइट टू लाइफ मिला हुआ है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर एक्सटेंडिंग दैट राइट टू एनिमल्स एज वेल. ओके, अगर एनिमल को किसी भी तरह से अगर पेन इंटेंशनली अगर उसको पेन पहुंचाया जा रहा है, सो कोर्ट कैन नॉट एक्सेप्ट दैट और इसीलिए उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था. अबाउट जलीकट्टू, सो इट्स अ tradition in the state of Tamil Nadu, a tradition over 2000 years old. Jallikattu is a competitive sport as well as an event to honor bull owners who rear them for mating. It is a violent sport in which contestants try to tame a bull for a prize. If they fail, the bull owner wins the prize. अगर बुल के ऊपर वो चढ़ गया तो वो इंसान को, वो कंटेस्टेंट को प्राइज़ मिलेगा, अगर नहीं तो जो बुल ओनर है उसको प्राइज़ मिलेगा. अब देखिए इस मस्ती में नुकसान किसको हो रहा है या पेन किसको होगा? बुल को पेन होगा, राइट. एरियाज ऑफ स्पोर्ट, सो इट इज़ पॉपुलर इन मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुडुकोट्टाई एंड डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु नोन एज द जलीकट्टू बेल्ट. टाइम ऑफ इवेंट कब होगा? तो अराउंड पोंगल टाइम पे ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन दी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल विच इज़ दी मकर संक्रांति इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया. इम्पोर्टेंस इन तमिल कल्चर, Jallikattu is considered a traditional way for the peasant community to preserve their pure breed native bulls at a time when cattle breeding is often an artificial process. Conservationists and peasants argue that Jallikattu is a way to protect these male animals which are otherwise used only for meat if not for plogging. Kangayam, Pulikulam,
Umbalacheri, Bargur, and Malai Madu are among the popular native cattle breeds used for Jallikattu. The owners of these premium breeds command respect locally. ओके तो वो लोकल कम्युनिटी में उनको काफ़ी रिस्पेक्ट से भी देखा जाता है. तो ये सालों पुरानी ट्रेडिशन है जिसको फॉलो किया जाता है. लीगल इंटरवेंशन कब कब हुआ फ्रॉम दी ऑन द जल्लीकट्टू इशू? सो इन 2011 द सेंटर एडेड बुल्स टू द लिस्ट ऑफ एनिमल्स हुज ट्रेनिंग एंड एग्जिबिशन इज प्रोहिबिटेड. In 2014, the Supreme Court banned the bull taming sport, ruling on a petition that cited the 2011 notification. Current legal position on Jallikattu. So the state government has legalized these events, which has been challenged in the court. In 2018, the Supreme Court referred the Jallikattu case to Constitution bench, where it is pending now. तो देखिए 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये केस रिफ़र किया है, विच इज़ स्टिल पेंडिंग. देर आर मल्टीपल केसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजे गए हैं, विच इज़ स्टिल पेंडिंग. जैसे कि अपना इकोनॉमिक रिजर्वेशन है फॉर दी जनरल कैटेगरी, EWS जिसको हम कहेंगे, EWS कैटेगरी. Conflict to be resolved. So whether the Jallikattu tradition can be protected as a cultural right of the people of Tamil Nadu, which is a fundamental right. Article 29 clause 1 against rights of animals. Article 29 clause 1 mandates that any section of the citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा, राइट. एक साइड, वन साइड देर इज़ अ राइट ऑफ एनिमल्स एंड वन साइड देर इज़ अ राइट टू कल्चर, राइट टू प्रिजर्व द कल्चर. तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या स्टैंड लेता है, दैट इज़ येट टू कम. तो हम जब अपडेट आएगा एट दैट टाइम वी विल सी. Position in other states for similar sports. So Karnataka too passed a law to save a similar sport called Kambala. Except in Tamil Nadu and Karnataka, where bull taming and racing continue to be organized, these sports remained banned in all other states including Andhra Pradesh, Punjab, Maharashtra due to the 2014 ban order from the Supreme Court. But डिस्पाइट ऑफ द बैन, कर्नाटका एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने विथ रिस्ट्रिक्शंस इस स्पोर्ट को अलाउ किया था, उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी. तो इकोनॉमिस्ट ने और बेसिकली इंडिया में नोमुरा इंडिया नॉर्मलाइजेशन इंडेक्स विच इज़ नोन एज ए नीनी, तो ये एक एजेंसी है जिसने इंडिया का जो पोस्ट कोविड जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो कैसा रहेगा उसके ऊपर एक अजम्पशन लगाया है. सो रिसेंटली द लेटेस्ट रीडिंग्स ऑफ द नोमुरा इंडिया नॉर्मलाइजेशन इंडेक्स सजेस्टेड द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड द K-shaped रिकवरी थ्रू विच द इंडियन इकोनॉमी इज़ रिकवरिंग. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि K-शेप में हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है. अब बेसिक इन अ लेमन लैंग्वेज बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल थियरी, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं तो के शेप थियरी का मतलब ये है, देखिए यहाँ से आपको COVID-19 लगा हुआ दिखा, उसकी वजह से क्या हुआ, पूरी जो इकोनॉमी थी वो फिस्कल डेफिसिट में चली गई, राइट. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बंद था, बैंक्स जो थे वो लॉस में चल रहे थे, एवरी सेक्टर इज़ इन लॉस. अब जब धीरे धीरे लॉकडाउन जब हटता गया और अनलॉक की प्रक्रिया जब से स्टार्ट हो गई है, तब से क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े लार्ज इंडस्ट्रीज़ थे, IT से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, या जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, वो अच्छे तरह से वो सडनली ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ जो वो नॉर्मल सिचुएशन में ग्रो नहीं कर पाते उस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं. उसके सामने जो स्मॉल बिजनेसेस थे, मीडियम बिजनेसेस थे, जैसे आपके नुक्कड़ पे अगर कोई चाय की लारी हो या छोटी रेस्टोरेंट बनी हुई हो, वो लोग इतने जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप अपने शहर में निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स और मल्टीपल स्टॉल्स
चाय वाले या अदर जो छोटे छोटे बिजनेस थे, वो पोस्ट लॉकडाउन खुले ही नहीं है, वो ओपन ही नहीं हो पाए हैं, राइट। तो देर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज जिनको लॉकडाउन का काफ़ी बेनिफिट हुआ है, जिसके सामने देर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज के जिनको लॉकडाउन ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। उनको अगर लॉकडाउन से उभरना होगा तो उनको और 1 साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा समय लगेगा। और ये जो इनइक्वालिटी है, दैट रिप्रेजेंट्स द के शेप रिकवरी इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, और ये जो निनी जो है, नोमुरा सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ कंज्यूमर सर्विस कंपनी, और इन्होंने ये इंडेक्स डेवलप किया है। इफेक्ट ऑफ कोविड-19 on households, we already know. So households at the top of the pyramid are likely to have seen their incomes largely protected and a savings rate forced up during the lockdown, increasing fuel in the tank to drive future consumption. Households at the bottom are likely to have witnessed permanent hits to jobs and incomes, right? जो चाय की दुकान के यहाँ मान लो काम करता था, विच इज़ दी बॉटम लेयर ऑफ दी पिरामिड स्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। अब जब चाय की दुकान वाला ही खुद इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है, वो अपने यहाँ कैसे किसी को काम पर रख सकता था? तो उसने क्या बोला कि भाई चलो कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब वो जो अनपढ़ इंसान है जो चाय की दुकान पर काम करता था, उसको और कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो लोग थे, और हो सकता है कि वो जो बंदा चाय की दुकान पर काम करता था वो वन एंड ओनली सोर्स ऑफ इनकम होगा फॉर फैमिली ऑफ 4 और 5। तो इस सिचुएशन में उनको परमानेंट जॉब लॉस हो गया, राइट। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। इफेक्ट ऑफ द करंट मॉनेटरी पॉलिसी, अ लॉन्ग लास्टिंग पीरियड ऑफ अल्ट्रा अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए क्यों यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है, अल्ट्रा अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट पिछले फ्रॉम 2019 रेपो रेट जो है वो हर क्वार्टर में घटाती आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर रेपो रेट घटाया जाएगा तो बैंक्स को सस्ते लोन मिलेंगे, बैंक को सस्ते ब्याज दर पे पैसा मिलेगा फ्रॉम आरबीआई, और जब बैंक को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा, बैंक अपने कस्टमर्स को सस्ते रेट पे लोन प्रोवाइड करवाएगी। अब क्यों सस्ते रेट पे लोन प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत पड़ी? दैट वी ऑलरेडी नो कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जीएसटी लाया गया। तो इंडियन इकोनॉमी में जो ये बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंजेस लाए गए, फंडामेंटल चेंजेस लाए गए, उसकी वजह से रिकवर करने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी की ज़रूरत थी, और उस लिक्विडिटी को मार्केट में कंटिन्यू करने के लिए सस्ते रेट पर लोगों को लोन मुहैया करवाए गए। बट क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोगों की इनकम ही बंद हो गई, नाउ आरबीआई इज़ थिंकिंग कि वो अल्ट्रा एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी तो चालू ही रहेगी, बट उसके साथ साथ और भी रिलीफ पैकेजेस आरबीआई और गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को दिए जाएंगे। हमने ऑलरेडी मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में पढ़ा है कि बैंक आपको राहत दे रही है कि भाई आपको अगर 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको वो पैसे नहीं देने हैं, जो लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको नहीं देना है। वंस द सिचुएशन इज़ नॉर्मलाइज्ड, उसके बाद आपका जो इंस्टॉलमेंट है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, तो लैगिंग सेक्टर्स सच एज ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी विल फाइनली इमर्ज आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ कोविड-19। देखिए चाहे अनलॉक स्टार्ट हो गया है, टूरिज्म सेक्टर अभी भी उतना नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, और जब टूरिज्म नहीं हुआ है तो लोग ट्रैवल क्यों करेंगे, राइट। तो ये सारे जो सेक्टर है वो धीरे धीरे जब पूरी तरह से लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगी तब जाके आने वाले 1.5-2 सालों में ये सेक्टर नॉर्मलाइज होंगे। Economic recovery after COVID-19. So at the fiscal deficit of financial year 2020-21 has widened to roughly 7% of GDP, which is doubled the pre-pandemic target of 3.5% of GDP. The government may therefore feel encouraged to rely on higher fuel taxes, disinvestment and sin taxes to bolster
India is going through a K-shaped recovery wherein corporates and households with stronger balance sheets have recovered more robustly, while smaller firms and poorer households probably remain trapped in a vicious cycle of poverty and indebtedness incited by the pandemic. Okay, there are multiple types of curves when in terms of recovery of economy. वो आप already आपकी economy के subject में you will study that. So economic recovery can take many forms, which is depicted using alphabetic notations. For example, a Z-shaped recovery, V-shaped recovery, U-shaped, elongated U-shaped recovery, W-shaped recovery, L-shaped recovery and K-shaped recovery. So K-shaped recovery जो है वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो मल्टीपल सेक्टर है उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है और देर आर मल्टीपल सेक्टर जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है और उनको रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी और वो चाइना के साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशन है वो किस तरह से इंडिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर है. सो इंडियाज़ ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना एट 5 years लो इन 2020. तो देखिए काफ़ी अच्छी बात है. आत्मनिर्भर भारत जब से स्टार्ट हुआ है तब से चाइना के साथ जो हमारा इंपोर्ट है, चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. और नॉट ओनली दिस बट इंडियन गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर रही है कि बाकी के कंट्रीज़ के साथ इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उसको कैसे बढ़ाया जा सके. जो कंट्रीज़ ऑलरेडी चाइना के ऊपर रिलायंट है उसको चाइना से कैसे शिफ्ट कराकर वो जो माइंडसेट है उसको इंडिया के इंक्लाइंड लाया जा सके, उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग. सो द ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना डिक्लाइंड टू अ 5-year लो of 45.8 billion USD in 2020, the lowest since 2015. Trade deficit. A trade deficit is an amount by which the cost of a country's imports exceeds its exports. Okay, कि हम कितना, मान लीजिए इंडिया से 1,000 रुपये का सामान अगर चाइना जा रहा है सो दैट इज़ अ गुड थिंग. बट उसके सामने अगर 3,000 रुपये का सामान अगर चाइना से इंडिया आ रहा है सो फाइनल अमाउंट क्या हुआ, इंडिया इज स्टिल इन डेप्ट ऑफ 2,000 रुपीज़. राइट, क्यों? क्योंकि हमारा जो टोटल ट्रेड हुआ उसमें इंडिया 2,000 रुपये चाइना को एनीवे ज़्यादा दे रहा है. ओके, तो दैट इज़ नोन एज अ ट्रेड डेफिसिट. और हमेशा से चाइना के साथ इंडिया इज़ इन ट्रेड डेफिसिट क्योंकि चाइना कम दामों पर अपना सामान बेचता है, तो इसीलिए इंडिया उस स्टैंडर्ड को अभी तक पहुंच नहीं पाया है. बायलैटरल ट्रेड इन 2020, सो टू-वे ट्रेड इन 2020 रीच्ड 87.6 billion USD, डाउन बाय 5.6% फ्रॉम 2019 अकॉर्डिंग टू न्यू फिगर्स फ्रॉम चाइनाज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स. India's imports from China accounted for 66.7 billion USD, declining by 10.8% year on year and the lowest figure since 2016. India's export to China, however, rose to the highest figure on record, crossing the 20 billion USD mark and growing 16% in 2020. एनालिसिस क्या है? सो इंडियाज ओवरऑल इम्पोर्ट्स डिक्लाइंड ड्यू टू स्लम्प इन डोमेस्टिक डिमांड इन 2020. राइट, तो जो डोमेस्टिक डिमांड था उसकी वजह से जो चाइना से जो इम्पोर्ट था वो कम हो गया. There is yet no evidence to suggest India has replaced its import dependence on China by either sourcing those goods elsewhere or manufacturing them at home. तो ये आने वाले 1-2 सालों में हमें पता चलेगा कि हमने जो हमारी चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो परमानेंटली ख़त्म कर दी है या वो सारी चीज़ें हमें पेपर पे ही दिखी है. ओके, तो वो आने वाले 1-2 सालों में हमें जब डाटा आएगा तो हमें पता चलेगा. इंडियाज़ बिगेस्ट इंपोर्ट फ्रॉम चाइना 2019 का क्या था? सो इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा. और इंडिया के एक्सपोर्ट क्या थे चाइना में? सो दैट इज़ आयरन ओर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉटन एंड अनफिनिश्ड डायमंड्स. तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने एक्सपोर्ट की थी टू चाइना. मेजर्स टेकन टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना. तो देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते थे,
और क्योंकि हमें हमारी डोमेस्टिक कोविड हिट इकोनॉमी को रिकवर करना था, इसीलिए हमने आत्मनिर्भर भारत का जो एम्बिशियस विजन था वो प्रोड्यूस किया। और जब हमें आत्मनिर्भर भारत को सक्सेसफुल बनाना है तो उसकी पहली शर्त ये है कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है उसको किसी ना किसी तरह से हमें कम करना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें हमें इंडिया में ही धीरे धीरे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और वही सारे मेजर्स पिछले कुछ महीनों में लिए गए हैं, पिछले एक साल में लिए गए हैं फ्रॉम मार्च 2020। ओके, तो ये सारी चीज़ें फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कौन से सेक्टर में इंडिया ने ऑलरेडी एक्शन प्लान बना लिया है उसका ब्यौरा, उसका फॉर्मेट टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ 47th G7 समिट, जो कि होने वाली है यूके में। इस बार यूके उसको होस्ट कर रहा है। और एक अपडेटेड न्यूज़ में आपको अगर बता दूं तो दैट इज़ कि 26 जनवरी की परेड में, इवेंट में इस बार इंडिया ने यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया था। उन्होंने प्राइमरीली वो इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया था, बट क्योंकि पिछले 1-2 महीने में ये सामने आया है कि देयर इज़ अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 इन यूके, और यूके में अभी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, इसीलिए यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया है। और इंडिया को अपोलॉजी के साथ खुद प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके ये सिचुएशन से अवगत करवाया है कि क्योंकि कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन यूके में मिला है और यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन है, मैं उसको छोड़कर इंडिया के रिपब्लिक परेड में हिस्सा लेने के लिए एज ए चीफ गेस्ट नहीं आ सकता। और इंडिया ने उसको हार्टिली एक्सेप्ट भी किया। इंडिया ने इतना अंडरस्टैंडिंग दिखाया है कि दैट इज़ ओके, आपकी अभी वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। सो द यूनाइटेड किंगडम हैज़ इन्वाइटेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर एज अ गेस्ट टू अटेंड द 47th G7 समिट दैट इज़ स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन जून 2021। अब देखिए जून में क्या सिचुएशन होगी दैट इज़ नॉट येट नोन। हो सकता है उस टाइम पे कोविड-19 का जो लॉकडाउन सिचुएशन है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, हो सकता है कि और ज़्यादा वर्स्ट हो जाए, बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ दी सिचुएशन के इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है। अभी तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अदर गेस्ट कंट्रीज़ कौन से हैं, तो इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया है। अब देखिए चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। और जैसे कि मैं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि देर इज़ टॉक्स गोइंग ऑन कि G7 को G10 या G11 में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि G7 कुछ इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा है। अगर उसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज को जोड़ दिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया आर ऑल्सो इन्वाइटेड to participate in the proceedings of the summit as guest countries. The UK was the first P5 members to support a permanent UN Security Council seat for India and the first G7 member to invite India to a G7 summit in 2005. The proposed summit will be the first in-person G7 summit in almost 2 years. Okay, देखिए 2020 में वो होने वाली थी USA में, बट वो नहीं हो पाई क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन यूएसए में काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, सो यूनाइट लीडिंग डेमोक्रेसीज टू हेल्प द वर्ल्ड बिल्ड बैक बेटर फ्रॉम द कोरोना वायरस एंड क्रिएट अ ग्रीनर मोर प्रॉस्परस फ्यूचर। एंड दीज आर द G7 कंट्रीज़: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। और ये सारी जो स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन देख रहे हो that is already known information to you, it is for your revision. Okay, do not skip this slide, just go through it once और आपकी पूरी जो मेमोरी है G7 के बारे में वो रिफ़्रेश हो जाएगी। आई वुड रिकमेंड कि एक बार सारे ही जो G7, सार्क, आसियान, G20, ये सारे ही जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ जहाँ भी इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको एक बार रेफर कर लीजिए। इंडिया एंड G7, तो ऑलरेडी इंडिया ईयर टू ईयर G7 समिट में जाता रहा है। 45th समिट में जब वो फ्रांस के बियारिट्ज नाम के शहर में, बियारिट्ज सिटी में जब ये समिट थी, तभी भी फ्रांस ने इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया था।
2020 में भी इंडिया वॉज इन्वाइटेड, बट कोविड-19 की वजह से वो समिट वर्चुअल मोड में हो गई, और 2021 में भी इंडिया को इनवाइट किया गया है। सो इंडिया धीरे धीरे G7 में भी काफ़ी स्ट्रेटेजिकली और काफ़ी एफिशिएंटली अपना प्रेजेंस जो है वो वहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ सेमेरू वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया। सो रिसेंटली सेमेरू वॉल्केनो इरप्टेड इन इंडोनेशियाज ईस्ट जावा प्रोविंस. Other volcanoes such as Merapi volcano and Sinabag volcano also erupted recently. तो आपको कहाँ वो इरप्ट हुआ है, दैट इज़ इंडोनेशियाज ईस्ट जावा प्रोविंस, और उसका नाम दैट इज़ सेमेरू वॉल्केनो. ये दोनों चीज़ याद रखनी है. एज अ वन लाइनर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है. नाउ लेट्स know the Semeru volcano. So Semeru, also known as the Great Mountain, is the highest volcano in Java and one of the most active volcano in Indonesia. It previously erupted in December 2019. Indonesia, with the maximum number of active volcanoes in the world, is prone to seismic upheaval due to the location on the Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of Fire क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. Semeru volcano is also the part of the island arcs formed by the subduction of the Indo-Australian plate below Sunda plate. The trench formed here is called Sunda Trench, whose major section is in the Java Trench. Okay, this is the Pacific Ring of Fire. Okay, देखिए ये जो पूरा आपको बॉर्डर दिखा रहा है, दैट इज नोन एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. So the ring of fire, also referred to as the circum-Pacific belt, is the path along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. It traces boundaries between several tectonic plates, including the Pacific, Cocos, Indian, Australian, Nazca, North American and Philippines plates. Okay, तो ऑलरेडी आपने ज्योग्राफी जब पढ़ा होगा तो दिस टॉपिक इज कवर्ड इन दैट. दिस इज ऑल्सो जस्ट फॉर योर रिविजन. Okay, so this was your today's lecture. I hope every topic is now clear. Keep studying until the next time. Stay home, stay safe. Thank you.